गाइस, मेरा नाम शिवा कुमार है और आज हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ने जा रहे हैं। तो नाम इसका है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन हम लोग किसको कहते हैं? जब कोई एक बॉडी ये मोशन में होता है और ये एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री को, एक सर्कुलर पाथ को ये ट्रैवल करता है, तो इस मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये दो तरह का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दो तरह का ये होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जिस सर्कुलर मोशन में ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और जिसमें ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूला होता है। जैसे कि ये मूव कर रहा है, तो जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल करता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये इतना मीटर चला गया। तो इसमें क्या हम लोग देखते हैं, इसमें एंगुलर डिस्टेंस हम लोग देखते हैं, एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि ये कितना डिग्री ट्रैवल किया। मान लो ये मूव करते हुए यहाँ पहुँच गया, तो कितना एंगल इसने ट्रैवल किया वो हम लोग देखते हैं। तो वो डिस्टेंस उसको हम लोग समझते हैं। मतलब कि अगर इसका लेंथ s है तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ जाएगा? s इक्वल टू थीटा आर, ऐसे रिलेशन होता है। उसी तरह से स्पीड, इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ds बाई डी टी ये v बन जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी टी, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ओमेगा, और जो कांस्टेंट रेडियस r हो जाएगा। उसी तरह से इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा आर, डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू अल्फा। तो ऐसे ये बन जाता है, ठीक है। और फिर इसमें अगर इस सर्कुलर मोशन में, अगर ये सर्कुलर मोशन ऐसा है जिसमें अल्फा क्या हो? कांस्टेंट, अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट, तो इस केस में हमारे पास कुछ फॉर्मूला आ जाते हैं जो कि होता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। फिर दूसरा हो जाता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। फिर एक आ जाता है थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये सब बेसिक फॉर्मूला है सर्कुलर मोशन का, जिसमें अल्फा कांस्टेंट होता है, वो सब हम लोग बनाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग और भी चीज़ें देखें, जैसे कि सर्कुलर मोशन में क्या है, ये जो बॉडी है ऐसे सर्कुलर पाथ को ट्रैवल करेगा, तो इसमें जो इसका स्पीड तो इधर होगा, वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है, मतलब क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑलवेज चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पे, तो वेलोसिटी ऑलवेज चेंज है। लेकिन अगर हम लोग स्पीड की बात करें और स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होगा, इस पे एक ही फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, जो सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्टेड होगा, मतलब रेडियली इनवर्ड डायरेक्टेड होगा, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। तो इसको हम लोग यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट्स नथिंग बट पी स्क्वायर बाई आर। और चूंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो इसे फोर्स को हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया, मास इसका हो गया, वी इसका स्पीड हो गया। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स इज इक्वल टू, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो नेट फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो बॉडी सर्कल में ऐसे मूव कर रहा है, इस पे इनफाइनाइट फोर्सेज लग रहे हैं, मान लो F1 इधर लग गए, इस डायरेक्शन में F2 लग गए, बहुत सारे फोर्सेज लगने के बावजूद
ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 और सबको ऐड करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे कि आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत तरह के। अभी आपने जो भी इसमें पढ़ा, एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं कि एक यहाँ पे ऐसे ब्लॉक है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कल में, और सर्कल का रेडियस कितना है, मान लो 1 मीटर है। तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, FCP। फटाफट आप निकाल करके बताओ। इसका मास अगर 1 kg है तो हो जाएगा mv²/r, ये मैग्नीट्यूड इसका, मास इसका 1 हो गया, 25 मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह से आप ओमेगा निकाल कर देखो, इसमें अल्फा निकाल करके देखो कितना होगा, तो निकल जाएगा। अल्फा इसमें तो 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, मतलब जब बॉडी सर्कुलर मोशन में ऐसे मूव कर रहा हो तो इस केस में इसका जो स्पीड है नॉट कांस्टेंट। स्पीड क्या है, नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि बॉडी पे यहाँ पे सेंटर के डायरेक्शन में v²/r ये एक्सेलरेशन तो होगा ही। चूंकि इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है जो कि dv/dt होता है। और इसको रेडियल एक्सेलरेशन को अगर हम लोग AR से इंडिकेट करें तो हो जाएगा v²/r। तो यहाँ पे दो एक्सेलरेशन हो गया, एक AT हो गया यहाँ पे और एक AR हो गया, और दोनों क्या परपेंडिकुलर है, एक रेडियली है और एक टेंजेंशियल है। तो इस केस में नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, AT² प्लस AR²। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे dv/dt का होल स्क्वायर प्लस v² इसका होल स्क्वायर, तो ये इसका नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो चलिए आप एक क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि एक ब्लॉक है, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। शुरू में ये रेस्ट से स्टार्ट किया था मूव करना, ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी है इक्वल टू 2t² है। इसका स्पीड जो है वो टाइम डिपेंडेंट इस तरह है। तो आप बताओ कि ए नेट क्या होगा इसमें। ठीक है, वीडियो को आप पॉज करो और ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, तो देखते हैं सोल्यूशन इसका। सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो स्पीड है ये क्या टाइम डिपेंडेंट है, मतलब इसका v इज नॉट कांस्टेंट, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो इसमें दो एक्सेलरेशन आने वाला है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा जो कि dv/dt हो जाएगा। dv/dt मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा 4t, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा इस डायरेक्शन में जो कि कितना है v²/r। तो v²/r मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, रेडियस मान लो 1 है इसका, ठीक है, सॉरी रेडियस मैंने आपको नहीं दिया था तो 1 मान लो, या फिर r के टर्म्स में आप निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, इसका नेट एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा √4t होल स्क्वायर प्लस 2t² का होल स्क्वायर बाई r कितना, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो गया है √16t² प्लस 16t⁻⁴ कितना हो जाएगा 8। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 16 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 16t² अगर बाहर आ गया 4t√1 प्लस t⁻⁶, कुछ ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, जो भी हो कुछ ऐसा ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहा इसमें ये चीज। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? अब तक जो भी हमने सर्कुलर मोशन में ये मोशन देखा, ये क्या था? ये इस बॉडी का जो ऑब्जर्वर था, जैसे ऐसे सर्कल में मूव करा तो इसका ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ था? सेंटर में। या तो सेंटर में बैठा हुआ था या तो किसी एक पेड़ पे बैठा हुआ था और ज़मीन पे कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था। ठीक है, तो इस केस में आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरीके से, लेकिन इसको सॉल्व करने का, इसको समझने का एक दूसरा भी तरीका है। जैसे अगर एक बॉडी ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में वी से, तो इस केस में अगर हम लोग ऑब्जर्वर को इसी पे बिठा देंगे तो नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन इस पे एक सूडो फोर्स भी लगना चाहिए। और सूडो फोर्स क्या होता है? ये ऑब्जर्वर का जो एक्सीलरेशन है उसका ऑपोजिट। इस ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन कहाँ पे? टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस पे सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। और एक्सीलरेशन ए नॉट क्या है? वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर इसका मास m है तो सूडो फोर्स हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब मान लो कि ये कोई एक कार है और कार पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है, कार सर्कल में मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस पे नेट फोर्स जीरो लगना है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो क्या होगा? नेट फोर्स जीरो, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो जाएगा। फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है? बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो उस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में आप एक एडिशनल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर लगा दो। बाकी जो भी फोर्स इस पर लग रहे थे वो लगते ही रहेंगे और उसमें हमें नेट फोर्स इक्वल टू क्या करना है? जीरो, क्योंकि ऑब्जर्वर इसी बॉडी पे बैठा हुआ होता है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है। आप थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ये देख सकते हैं कि आपका होमवर्क है। ठीक है, ये ऐसे थीटा है, यहाँ पे एक कार है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, और ये एक बैंक्ड रोड है। ठीक है, और ये ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है। तो इस केस में इसमें कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे? नीचे लगेंगे mg, नॉर्मल इधर लग जाएगा n। इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा आपको बताना है। आपको बताना है कि इसमें अगर ऑब्जर्वर को इसी पे बिठा करके देखा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या ये होगा नंबर 1 या फिर ये होगा नंबर 2? दोनों में से क्या होगा आप में नीचे कमेंट में बताएं। ठीक है, और इसमें रिलेशन क्या होगा? वी स्क्वायर बाई आर जी और थीटा में क्या रिलेशन होता है, ये आप हमें बताएं नीचे कमेंट में। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री वाला आप यूज कीजिए और सॉल्व कीजिए। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यहीं पे हम लोग इसको एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।